जीवन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज हम बात करेंगे अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के बारे में, जिसमें लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने सेकंड यूनिट की टोटल थ्योरी को कंप्लीट कर लिया था। तो आज उसी के न्यूमेरिकल्स हम देखने वाले हैं। तरंग प्रकाश के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस का सॉल्यूशन क्या है उसको हम देखने वाले हैं। सभी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बताए गए हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। So before start the video, make sure that hit the subscribe button, press that bell notification so that we'll get all that notification from this channel. So let's begin. यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल से। फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास दिया हुआ है, फोटोन की तरंग दैर्ध्य कितनी दी हुई है? 6000 एंगस्ट्रॉम है। कितनी है? 6000 एंगस्ट्रॉम। ये लैम्डा की वैल्यू दी हुई है। तो हमें ज्ञात करना है आवृत्ति और ऊर्जा। आवृत्ति और ऊर्जा को हमें निकालना है। तो यहाँ पर प्रकाश की चाल आपको दी हुई है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दी हुई है। तथा प्लैंक नियतांक कितना दिया हुआ है? 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड दिया हुआ है। तो यहां पर हम सॉल्यूशन पर जैसे जाते हैं तो हमें जो भी वैल्यू गिवन है उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो फोटोन की तरंग दैर्ध्य कितनी दी हुई है? 6000 एंगस्ट्रॉम दी हुई है। तो 6000 एंगस्ट्रॉम लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी। और एंगस्ट्रॉम को जब हम मीटर में चेंज करते हैं, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो जब यहाँ पर एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करेंगे तो कितना यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 10⁻⁻10 हो जाएगा। तो 6000 × 10⁻10 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर फोटोन की चाल देख लेते हैं। फोटोन की चाल हम जानते हैं कि C = न्यू लैम्डा होती है, जहां पर न्यू क्या है? आवृत्ति है। क्या है? आवृत्ति। तो आवृत्ति न्यू = C/λ हो जाएगा, क्योंकि न्यू की वैल्यू हम जब यहां से फाइंड आउट करेंगे तो जो लैम्डा है वो C के अपॉन में चला जाएगा। तो यहाँ पर C की वैल्यू 3 × 10⁸ रख देंगे और 6000 × 10⁻10 जो है ये हमारे पास आ जाएगी लैम्डा की वैल्यू। तो यहाँ पर सॉल्व करके हमारे पास आता है 5 × 10⁻14 आ जाएगा और हर्ट्ज में आएगी। यानी कि जो आवृत्ति की यूनिट होती है वो कितनी होती है? हर्ट्ज होती है। क्लियर है? यहां पर आप देख लेते हैं फोटोन की ऊर्जा उसने मालूम किया है। फोटोन की ऊर्जा को हम देख लेते हैं E = λ न्यू से। E = λ न्यू यानी कि लैम्डा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई हुई है? लैम्डा की वैल्यू 6000 × 10⁻10 मीटर है। और न्यू की वैल्यू हमारे पास जो आई थी अभी कितनी है? 5 × 10⁻14 हर्ट्ज थी। तो यहां पर हम दोनों वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है? 3.3 × 10⁻ कितनी है? -19 जूल। और फ्रेंड्स ये आपको क्लियर कर दूं कि जो भी यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है, जो भी हमारे पास यहाँ पे सॉल्व करके वैल्यू आई है, इसको आप अपने कैलसी में जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। वैसे मैं आपको यहाँ पर कैलसी में सॉल्व करके बताता हूँ कि वैल्यू करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना करेंगे? 3। यहाँ पर देखिएगा, आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो कितना आएगा? आप इसको स्क्रीन में देखिएगा। 3 × 10⁻ कितना है? 8 है। और अपॉन में कितना है? 6000 × 10⁻10 आ जाएगा। तो यहां पर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा? 5.5 × 10⁻ कितना आ जाएगा? 15। कितना है? 5.5 × 10⁻ कितना? 15 है। सो फ्रेंड्स यहां पर हमारी कुछ वैल्यू गलत हुई है, हम इसको दोबारा कर लेते हैं। 3 × 10⁻ कितनी है? 8 है। और अपॉन में 6000 × 10⁻ कितनी है? -10। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 5 × 10⁻ कितनी है? 14। 5 × 10⁻14 है। और ये किस में आएगी? हर्ट्ज में आएगी। इसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने पर हमें मिलता है, देखिएगा 6.6। यहां पर 6.6 × 10⁻ कितना है? -34 है। और इंटू में 5 × 10⁻ कितना है? 14 है। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आता है? देख लीजिएगा, 3.3 × 10⁻19 आता है। तो 3.3 × 10⁻19 ये वैल्यू बिल्कुल करेक्ट है। तो आप एक बार सॉल्व करके देख लीजिएगा अपनी कैलसी में, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर जो भी वैल्यू है वो मुझसे थोड़ी मिसप्रिंट होगी। जैसे अभी यहाँ पर आपने देखा था कैलसी में कुछ गलत वैल्यू सॉल्व कर दी और यहाँ पर जो है वैल्यू चेंज होगी। तो यहाँ पर इसी तरीके से आप चेक कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। किसी इलेक्ट्रॉन की चाल, यहां पर इलेक्ट्रॉन की चाल दी हुई है, इसको ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी इलेक्ट्रॉन की चाल 2 × 10⁻4 मीटर पर सेकंड है। इलेक्ट्रॉन के संबंध डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होती है? लैम्डा है। तो लैम्डा हमें निकालना है। तो लैम्डा की वैल्यू जो है हमें यहां पर फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा हमें दिया हुआ क्या है? V 2 × 10⁻4 दिया हुआ है मीटर पर सेकंड में, और m सफिक्स में e लिखा हुआ है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो हमको यहाँ पर दिया हुआ है। तो कितना है? 9.1 × 10⁻31 kg।
कितना है 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस के 31 kg है। तो यहां पर तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला क्या होता है, h अपॉन mv। देखिएगा ये है v, क्लियर है, ये v है, आप इसको ध्यान रखिएगा। यहां पर क्या था, न्यू था, ये आवृत्ति थी, और ये v है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन की चाल यानी कि उसकी स्पीड है, वेलोसिटी है, ठीक है। तो तरंग दैर्ध्य इक्वल टू h अपॉन mv इक्वल टू में जब हम h की वैल्यू रखेंगे वो कितनी है 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस के 34। ये वैल्यू आपको याद रखनी होगी, ये प्लैंक नियतांक है, इसको आपको याद रखना होगा। न्यूमेरिकल में वो दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। देखिए आपको फर्स्ट न्यूमेरिकल में ये वैल्यू दी गई थी, लेकिन सेकंड न्यूमेरिकल में आपको ये वैल्यू नहीं दी गई है। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, प्लैंक नियतांक की जो वैल्यू है वो कितनी होती है 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 होती है, और किसमें होती है, जूल सेकंड में होती है। इसकी यूनिट भी याद रखिएगा, जूल सेकंड में होती है, क्लियर है। अब m की वैल्यू इसने दी हुई है 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस के 31 kg, तो इसको हम यहां पर पुट कर देंगे, और जो v है उसकी वैल्यू दी हुई है 2 इंटू 10 टू पावर 4 मीटर पर सेकंड। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आता है 3.62 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 मीटर, ये हमको वैल्यू मिल जाती है, और ये मिलती है हमें लैम्डा की वैल्यू, यानी कि जो भी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य है उसकी वैल्यू हमें यहां पर मिल जाती है। सो स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। क्या है, 1 mm दूरी पर स्थित दो समांतर पतली झिर्रियों को एक वर्णीय प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है। 100 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पर्दे पर फ्रिंज प्राप्त होती है, जिनके मध्य दूरी कितनी है 0.5 mm है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिएगा। एक बार न्यूमेरिकल को दोबारा समझ लीजिएगा। 1 mm दूरी पर दो समांतर पतली झिर्रियां एक वर्णीय प्रकाश प्रकाशित किया जाता है, जो झिर्रियों से यानी कि जो स्लिट हैं उनके जो S1 S2 स्लिट हमने मानी थी उनके बीच की दूरी कितनी है 1 mm है। और 100 सेंटीमीटर दूरी वहां से 100 सेंटीमीटर दूरी पर एक पर्दा है जिस पर हमें फ्रिंज प्राप्त हो रही है, और उन फ्रिंजों के मध्य की दूरी कितनी है 0.5 mm, यानी कि ये W दिया हुआ है, ये कैपिटल D है और ये स्मॉल d है, ये आप याद रखिएगा। अब जो हमें दिया हुआ है वो हमने यहां पर लिख लिया है 1 mm, इसको हम लिख सकते हैं 1 गुना 10 की घात 3 10 की घात -3 मीटर, और कैपिटल D हमारे पास कितना 100 सेंटीमीटर है यानी कि 1 मीटर, और जो फ्रिंज के मध्य की दूरी है 0.5 mm, उसको लिख सकते हैं हम 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 mm मीटर, ठीक है। 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर लिखेंगे। तो हम जानते हैं कि जो फ्रिंज की चौड़ाई है उसका फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन स्मॉल d होता है। कैपिटल D यहां पर क्या है, कैपिटल D है स्लिट से यानी कि झिर्रियों से पर्दे के बीच की दूरी, और स्मॉल d जो है वो है झिर्रियों की दूरी, ठीक है। झिर्रियों के बीच की दूरी स्मॉल d है। तो यहां पर हम इनकी वैल्यू को पुट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो लैम्डा को हम यहां पर अलग कर देंगे, तो स्मॉल d जो है वो W के मल्टीप्लाई में जाएगा, और कैपिटल D वो इनके नीचे आ जाएगा। अब इस जो W है उसकी वैल्यू हम क्या रखेंगे 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 रखेंगे, और जो स्मॉल d है वो कितना है 1 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर है, तो 1 इंटू 10 टू द पावर -3 आ जाएगा, और जो d है वो कितना है, d है 1 मीटर, तो यहां पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। सभी वैल्यू को हमने मीटर में किया था, इसलिए यहां पर जो यूनिट है वो हमारे पास मीटर में ही आई है। तो लैम्डा को कितना आ जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर कितना -7 मीटर में आ जाएगा। अब यहां पर देखिएगा जो मीटर है उसको हम क्या करेंगे एंगस्ट्रॉम में अगर चेंज करेंगे, तो देखिएगा एंगस्ट्रॉम कितना होता है 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 के पावर -10 मीटर होता है। तो यहां पर लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 5000 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी। आप देखिएगा 5000 एंगस्ट्रॉम यहां पर वैल्यू आ रही है। तो जो हमें पूछा गया था प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए, तो वो कितना है 5000 एंगस्ट्रॉम है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। क्या कहता है, दो प्रकाश तरंगे जिनकी तीव्रताओं का अनुपात, देखिएगा तीव्रता का अनुपात दिया हुआ है, यानी कि I का अनुपात दिया हुआ है, I1 I2 का अनुपात कितना है 9 और अनुपात कितना है 4, ठीक है 9:4 है। तो व्यतिकरण उत्पन्न करती है। व्यतिकरण की बात यहां पर की गई है, तो दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहां पर यह याद रखने वाली बात है कि व्यतिकरण की बात की गई है, ना कि विवर्तन की, क्लियर है। तो व्यतिकरण में हमें दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहां पर दिया गया है कि जो दो तरंगे हैं उनकी तीव्रता कितनी है, I1 I2 हमने मान लिया, और उनका रेशो कितना है, जो अनुपात दिया हुआ है 9 और 4 है। तो यहां पर I1 अपॉन I2 इक्वल टू 9/4 यहां पर लिखेंगे। और हम जानते हैं कि I इक्वल टू कितना होता है KA² होता है, ये हमने थ्योरी लेक्चर में पढ़ लिया था, यानी कि I इक्वल टू KA² होता है। यहां पर K इक्वल टू अगर हम 1 रखें तो कितना हो जाएगा I1 इक्वल टू A1 स्क्वायर, I2 इक्वल टू A2 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर जैसे हम यहां पर वैल्यू पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा I1 अपॉन I2 इक्वल टू A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, और A1 की वैल्यू कितनी है, A1 स्क्वायर की वैल्यू यहां पर अगर हम कंपेयर करें तो 9 है, और A2 स्क्वायर की वैल्यू यहां पर कंपेयर करेंगे तो वो 4 आ जाएगी, तो 9/4 आ जाएगा। अब यहां से देखिएगा
ये देखिएगा A1 स्क्वायर है, यहां पर 9 है, तो क्या हम इसको 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां पर A2 स्क्वायर है, ये 4 है, तो क्या हम इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिएगा इसको कंपेयर कीजिएगा, स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये कंपेयर में चला गया। अब A1 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 3, और A2 की वैल्यू हम देखेंगे तो कंपेयर करेंगे इसका, तो A2 की वैल्यू हमारे पास 2 निकल करके आ रही है। अब A1 अपॉन A2 को जब हम रेशो में लिखेंगे तो 3/2 आ जाएगा। अब यहां से देखिएगा A1 की वैल्यू निकालेंगे तो A2 यहां पर 3 के मल्टीप्लाई में जाएगा तो 3A2 अपॉन 2 आ जाएगा। जहां से अगर A2 की वैल्यू निकालें तो A2 यहां पर तो है, लेकिन ये 3 यहां आएगा और 2 ऊपर चला जाएगा। यहां से हम देख सकते हैं कि A2 यहां पर अगर अकेला छोड़ दें तो 2 A1 के मल्टीप्लाई में जाएगा और 3 जो है इसको नीचे आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा A2 इक्वल टू 2A1 अपॉन 3। अब देख लेते हैं, उसने पूछा है दीप्त फ्रिंज की तीव्रता, तो दीप्त फ्रिंज की तीव्रता यानी कि I मैक्सिमम, और ये फॉर्मूला होता है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। तो A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर जब हम यहां पर रखते हैं तो देखिएगा A2 की वैल्यू कितनी थी 2A1 अपॉन 3, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर देखिए ये एलसीएम हम लेंगे तो 3 एलसीएम आ जाएगा, ये 3 यहां पर मल्टीप्लाई करेगा और ये यहां पर मल्टीप्लाई करेगा तो कितना 3A1 इंटू 3A1 प्लस 2A1 इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। 3A1 प्लस 2A1 कितना हो जाएगा 5A1 हो जाएगा अपॉन में 3, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25A1 स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ये आई हमारे पास आई मैक्स की वैल्यू। अब देखिएगा अदीप्त फ्रिंज की तीव्रता जो है वो आई मिनिमम है, तो आई मिनिमम के लिए क्या आ जाएगा A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से यहां पर A2 की वैल्यू रखेंगे तो A1 माइनस 2A1 अपॉन 3 आ जाएगा, इसका हम एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और ऊपर चला जाएगा ये 3 इससे मल्टीप्लाई करेगा और यहाँ 1 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा 3A1 माइनस 2A1 अपॉन में 3 का होल स्क्वायर। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 3A1 माइनस 2A1 कितना आ जाएगा A1 आ जाएगा, तो A1 अपॉन 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिएगा A1 स्क्वायर अपॉन कितना है 9 हो गया। अब इसको हमें क्या करना है, दोनों का रेशो निकालना था, यानी कि दीप्त फ्रिंज की तीव्रता और अदीप्त फ्रिंज की तीव्रता का जो अनुपात है वो हमें बताना था। तो दोनों का हम अनुपात करेंगे आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम, ठीक है। तो आई मैक्सिमम कितना था 25A1 स्क्वायर अपॉन 9, तो यहां पर रख दिया 25A1 स्क्वायर अपॉन 9, और ये आई मिनिमम कितना आया था A स्क्वायर अपॉन 9 था, तो A स्क्वायर अपॉन 9 आ जाएगा। अब देखिएगा 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां पर A1 स्क्वायर से A1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा 25 अपॉन 1, यानी कि जो अनुपात है वो कितना आया, अगर हम लिखें आई मैक्स अनुपात आई मिनिमम तो वो कितना है 25 अनुपात 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। यंग के एक वर्णीय प्रकाश व्यतिकरण के प्रयोग में स्लिट तथा पर्दे के मध्य, देखिएगा स्लिट तथा पर्दे के मध्य की दूरी दी हुई है 150 सेंटीमीटर। क्लियर है। यदि 10 फ्रिंज, इस न्यूमेरिकल को आप ध्यान से देखिएगा, यदि 10 फ्रिंज के मध्य 1.8 सेंटीमीटर की दूरी हो तथा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी हो 6000 एंगस्ट्रॉम हो, तो स्लिट के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। ये हमको यहां पर बताना है। तो कैपिटल डी हमें दिया हुआ है कितना है 150 सेंटीमीटर, और उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.50 मीटर आ जाएगा। लैम्डा दिया हुआ है तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम की वैल्यू यहां पर हम रखेंगे तो कितना आ जाएगा 6000 10⁻⁻10 मीटर आ जाएगा। उसके बाद फ्रिंज की चौड़ाई यदि हम W मान लें तो हमें दिया हुआ है 10 फ्रिंज के मध्य की दूरी कितनी 1.8 सेंटीमीटर, कितना है 1.8 सेंटीमीटर है। तो फ्रिंज की जो चौड़ाई है, एक फ्रिंज की चौड़ाई वो कितनी आ जाएगी, 10 को हम यहां 10 फ्रिंज की मध्य की दूरी दे रखी है ये, तो फ्रिंज की चौड़ाई कितनी आ जाएगी, देखिएगा 10 फ्रिंज हैं। क्लियर है। उनकी मध्य की दूरी कितनी है 1.8 सेंटीमीटर। ये पर्दे पर फ्रिंज बनी हुई है, इनकी मध्य की दूरी कितनी है 1.8 सेंटीमीटर। ये 10 हैं, मान लिया कितनी है ये 10 है क्वांटिटी में। क्लियर। तो एक के मध्य की दूरी जो होगी वो उसकी चौड़ाई होगी, तो कितना आ जाएगा 1.8/10। तो वही हमने किया, फ्रिंज की चौड़ाई हमें निकालने के लिए 1.8 सेंटीमीटर अपॉन 10 किया, तो कितना आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻1 यानी कि 10 ऊपर जाएगा, सेंटीमीटर में है। अब जब हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻³ मीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10⁻² मीटर। यहां पर हमें वैल्यू मिल गई 1.8 इंटू 10⁻³ मीटर में। अब देख लीजिएगा यहां पर जैसे ही हम फ्रिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला रखते हैं W इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी,
तो यहां से हम स्मॉल डी की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें निकालनी है दोनों स्लिटों के मध्य की दूरी, वो होती है स्मॉल डी। और स्मॉल डी इक्वल टू कितना आ रहा है, कैपिटल डी लैम्डा अपॉन डब्ल्यू। यहां पर हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो 1.50 किसकी वैल्यू आएगी, ये आएगी हमारे पास कैपिटल डी की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू 6000 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 आ जाएगी। और अपॉन में जो हमें मिला है फ्रिंज की चौड़ाई यानी कि W की वैल्यू, फ्रिंज की चौड़ाई W की वैल्यू कितनी आई है, 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 मीटर। ये हम यहां पर पुट कर देंगे तो स्मॉल d जो स्लिट के मध्य की दूरी है वो कितनी हमें मिली, 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 मीटर। कितनी है, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर है। इसको आप देख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। क्या कह रहा है, 600 नैनोमीटर। यहां पर आप ध्यान से देखिए, 600 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश 1 mm चौड़ी स्लिट पर आपतित होता है। स्लिट की चौड़ाई दी हुई है और तरंग दैर्घ्य की वैल्यू भी आपको दी हुई है। विवर्तन 2 मीटर दूरी पर रखे पर्दे पर देखा जाता है। देखिएगा, यह है विवर्तन, यहां पर व्यतिकरण की नहीं विवर्तन की बात हो रही है। क्लियर है। केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों और प्रथम निम्निष्ट के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, केंद्रीय उच्चिष्ट यानी कि जो मध्य उच्चिष्ट था उनके दोनों और प्रथम, ठीक है, केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों और प्रथम निम्निष्ट के मध्य दूरी, उसके दोनों ओर, क्लियर, दोनों ओर के प्रथम निम्निष्ट के मध्य की दूरी बतानी है केंद्रीय उच्चिष्ट के। तो देखिएगा, हम वो वैल्यू लिख लेते हैं जो सबसे पहले हमें को दी हुई है न्यूमेरिकल में। कितनी है, लैम्डा की वैल्यू है 600 नैनोमीटर और 1 नैनो इक्वल टू, नैनो का मतलब होता है 10 की घात माइनस के 9, ठीक है, नैनो होता है 10 के माइनस के 9, तो 1 नैनोमीटर इक्वल हो जाएगा 10 की घात माइनस के 9 मीटर। तो यहां पे 600 इंटू 10 की घात माइनस के 9 मीटर है। स्मॉल डी की वैल्यू 1 mm है, जिसको हम mm मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 मीटर आएगा। और कैपिटल डी कितना दिया हुआ है, 2 मीटर, यानी कि जो भी हमारे पास पर्दे की दूरी है कहां से, उन स्लिट से, वो कितनी है, 2 मीटर है। तो प्रथम निम्निष्ट की केंद्रीय उच्चिष्ट के केंद्र से दूरी हम सबसे पहले निकालेंगे और उसका फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, वो कितना होता है, yn इक्वल टू एन डी लैम्डा अपॉन डी। ये किसका होता है, यहां पर लिखा हुआ है कि प्रथम निम्निष्ट, यह है एनवे निम्निष्ट का, ठीक है, यह है एमवे निम्निष्ट के केंद्रीय उच्चिष्ट से केंद्र की दूरी। तो यहां पर हम n इक्वल टू जब 1 2 3 ऐसे रख के देखते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलती है, अगर 1 रखेंगे तो प्रथम निम्निष्ट की मिलेगी, 2 रखेंगे तो द्वितीय निम्निष्ट की मिलेगी। तो यहां पर क्या करेंगे, 1 लिखेंगे तो 1 रखने पर क्या आएगा, y1 आ जाएगा। यहां पर n की जगह पर कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। और कैपिटल डी कितना है, 2 मीटर यानी कि 2 हम लिखेंगे। और इंटू में लैम्डा की वैल्यू जो है वो है 600 गुना 10 की घात माइनस के 9, तो 600 गुना 10 की घात माइनस के 9 हो जाएगा। और अपॉन में कितना आएगा, 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 जो है स्मॉल डी की वैल्यू। जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें वैल्यू मिल जाती है 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास जो वैल्यू आई है, यह प्रथम निम्निष्ट की केंद्रीय उच्चिष्ट के केंद्र से दूरी की वैल्यू आई है। अब हम निकालेंगे केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर के प्रथम निम्निष्ट से मध्य की दूरी। क्या निकालेंगे, केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर के प्रथम निम्निष्ट से मध्य की दूरी। तो यहां पर हमें कोई ऐसा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। जब हमें जो प्रथम निम्निष्ट की वैल्यू है वो हमें दी हुई हो तो हमें जो है ऐसा फॉर्मूला कोई लगाने की जरूरत नहीं है। और लेकिन ये तभी काम करेगा, ये ट्रिक तभी काम करेगी जब प्रथम निम्निष्ट की दूरी हमें निकाली हुई हो या दी हुई होगी। ठीक है, तो हमारे पास केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर के प्रथम निम्निष्ट के मध्य की दूरी जो है वो हम निकालेंगे। तो यहां पर किस तरीके से निकालेंगे, मुख्य निम्निष्ट की चौड़ाई जो है, यानी कि मुख्य का मतलब होता है केंद्रीय, उसकी चौड़ाई जो है वो कितनी होती है, 2 इंटू प्रथम निम्निष्ट की दूरी, जो अभी हमने पीछे सॉल्व किया था प्रथम निम्निष्ट की दूरी, तो उसको हम 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर के प्रथम निम्निष्ट से मध्य की दूरी हमें प्राप्त हो जाती है। 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 2 इंटू 4, 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 मीटर। कितना है, 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 मीटर। ये हमें आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। किसी पारदर्शी माध्यम पर
आपतित प्रकाश परावर्तन के पश्चात पूर्ण रूप से ध्रुवित पाया जाता है। इसको ध्यान से सुनिएगा, किसी पारदर्शी माध्यम पर आपतित प्रकाश परावर्तन के पश्चात पूर्ण रूप से ध्रुवित पाया जाता है। तो माध्यम के लिए ध्रुवण कोण 60 दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो हमें क्या बताना है, माध्यम का अपवर्तनांक बताना है और अपवर्तन कोण बताना है। ध्रुवण कोण तो उसने दिया हुआ है, लेकिन वो क्या बताना है, अपवर्तन कोण बताना है। तो यहां पर IP यानी कि जो ध्रुवण कोण है वो कितना है, 60 डिग्री। अब ब्रूस्टर के नियम से, ब्रूस्टर का नियम हम जानते हैं म्यू इक्वल टू 10 IP होता है, क्योंकि IP हमें दिया हुआ है। तो ब्रूस्टर का नियम हमें याद आया, क्या है, म्यू इक्वल टू 10 IP। अब IP की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री यानी 10 60 कितना होता है, √3, और √3 की वैल्यू होती है 1.732। यही हमारा आंसर हो जाएगा किसका, माध्यम का अपवर्तनांक जो हमें निकालना था। माध्यम का अपवर्तनांक यानी कि म्यू, उसकी वैल्यू कितनी है, 1.732। क्लियर। सेकंड पॉइंट हमें दिया हुआ है अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण हम कैसे निकालेंगे, तो मानना हमने क्या है, अपवर्तन कोण R है, ये हमने अपनी तरफ से मान लिया है। अपवर्तन कोण R है, तो परावर्तन किरण से ध्रुवित होने पर, जब ये परावर्तन किरण से ध्रुवित होता है, तो IP प्लस R इक्वल टू 90 हो जाता है। क्या हो जाता है, IP प्लस R इक्वल टू 90 होता है। तो अपवर्तन कोण हम यहां से जब R की वैल्यू निकालेंगे तो कितना है, यहां पर देखिएगा IP कितना था, 60 था। तो IP जब इधर जाएगा ये कितना हो जाएगा, माइनस के IP हो जाएगा, और 90 माइनस 60 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30। तो R की वैल्यू कितनी आई, 30। जो हमारे पास अपवर्तन कोण था उसकी वैल्यू 30 आई है, और जो माध्यम का अपवर्तनांक था उसकी वैल्यू आई 1.732। यही हमारे पास आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, I0 तीव्रता का ध्रुवित प्रकाश पर पोलराइड पर पड़ता है, यानी कि I0 तीव्रता का ध्रुवित प्रकाश एक पोलराइड पर पड़ता है। ये उसने अभी तक कहा, जो I0 तीव्रता का ध्रुवित प्रकाश है वो एक पोलराइड पर पड़ रहा है। क्लियर। जिसकी परिगमन अक्ष आपाती कंपनों से 30 डिग्री कोण बनाती है। जिसकी परिगमन अक्ष आपाती कंपनों से 30 डिग्री कोण बनाती है, तो पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता ज्ञात कीजिए। पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता हमको बतानी है। तो यहां पर कंपनों से 30 डिग्री कोण बन रहा है, तो थीटा इक्वल टू कितना है, 30। तो मेलस का नियम आपने पढ़ा होगा, वो क्या होता है, I इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा होता है। अब यहां पर I0 वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो I0 की वैल्यू जो हमें दी हुई नहीं है उसको I0 से ही रखेंगे, और थीटा की वैल्यू कितनी है, 30। तो 30 यहां पर रखेंगे, तो cos स्क्वायर 30 हो जाएगा, और cos 30 का मान होता है √3/2, तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो √30 का स्क्वायर है, तो हम सभी जानते हैं कि √30 का जब स्क्वायर है तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाता है, 3 बचेगा। तो 3 इंटू I0 अपॉन में 2 की पावर 2 है, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो कितनी वैल्यू आई है, पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता की जो वैल्यू है वो कितनी आई है, 3I0 अपॉन 4। कितनी है, 3I0 अपॉन 4। यही हमारा आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे प्रकाशिकी से संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो हमारे पास वेव ऑप्टिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यही हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो वेव ऑप्टिक्स यानी कि तरंग प्रकाशिकी के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे वो इस वीडियो में आपने देख लिए हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ले चलते हैं अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के 3rd यूनिट पर, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और उसमें हम जो भी थ्योरी है उसको हम स्टार्टिंग से लेकर चलेंगे। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवन क्लासेस में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट 3rd नई यूनिट के साथ स्टार्ट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।